चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से सेशन को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के सेशन में हम 25 मार्च के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन आराम से नोट कीजिएगा। इंटरेस्टिंग सेशन है, एंड तक बने रहिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए, मॉक टेस्ट भी लगाइए और आज के सेशन का पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं, मार्च 2026 में भारत ने कोल प्रोडक्शन में कौन सा ऐतिहासिक माइलस्टोन एक बार फिर से हासिल किया है। तो 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में अभी तक इंडिया का जो कोल प्रोडक्शन है ना, 1 बिलियन टन के पार हो चुका है। 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में भी हमारा कोल प्रोडक्शन 1 बिलियन टन के पार था और इस बार अभी मार्च में कुछ दिन बचे हुए हैं और उससे पहले ही हमारा जो कोल प्रोडक्शन है 1 बिलियन टन के पार है। लगातार दूसरे साल हमने ये उपलब्धि हासिल की है। इंडिया में कोल इंडिया लिमिटेड और इसके अलावा जो प्राइवेट माइंस है, इनका काफी बड़ा योगदान है कोल प्रोडक्शन में। तो लगातार दूसरी बार एक ही फाइनेंशियल ईयर में 1 बिलियन टन के कोल प्रोडक्शन के आंकड़े को हमने इस बार पार किया है। यह लगातार दूसरा साल है। कोल प्रोडक्शन में वृद्धि से जो हमारा दूसरे देशों पे जो डिपेंडेंसी है कोयले को लेकर, जो हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता को कम करने में भी इससे मदद मिलेगी। तो 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन हुआ है इंडिया का लगातार दूसरे साल। कोल सेक्टर की बात करते हैं इंडिया में, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कंट्री है। सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर हम कोयले को प्रोड्यूस भी करते हैं और सबसे ज्यादा कंज्यूम भी दूसरे नंबर पर पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही करता है। इंडिया में सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन झारखंड राज्य के द्वारा किया जाता है। झारखंड का झरिया जो रीजन है ना, कोयले के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। इंडिया में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल और माइंस की बात करें तो ये जी किशन रेड्डी है और कोल इंडिया लिमिटेड ये गवर्नमेंट सेक्टर की कोल माइनिंग कंपनी है। ये सुर्खियों में रहती है, दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी में गिनी जाती है। इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है कोलकाता में। सेकेंड, हाल ही में ऊर्जा संकट के बीच ईंधन पर राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ का देश कौन सा बना है। तो देखिए, फ्यूल पर राशनिंग का मतलब होता है यहां पर कि गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकारी नियंत्रण में लिया गया है फ्यूल को। तो अभी जो खाड़ी युद्ध चल रहा है, ईरान का जो डिस्प्यूट है अमेरिका और इजराइल के साथ, और इसके अलावा अदर देश भी जो खाड़ियों के हैं वो इफेक्ट हुए हैं। तो उसके बाद फ्यूल या क्रूड ऑयल का जो एक्सपोर्ट किया जाता था हार्मुज स्ट्रेट से, वहां से क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट लगभग बंद है, जिसके बाद यूरोप में भी ऊर्जा संकट देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल काफी कम सप्लाई हो पा रहा है। इसी कंडीशन में यूरोपीय संघ का एक देश है स्लोवेनिया, यूरोपीय कंट्री है, यूरोपीय संघ का देश है। इसने क्या किया है कि फ्यूल पर राशनिंग शुरू की है, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल में ले लिया है स्लोवेनिया ने फ्यूल को। यहां पर कुछ पॉलिसीज बनाई गई है फ्यूल को लेकर, क्योंकि फ्यूल की कमी आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर यह चीज की गई है कि आम नागरिक एक दिन में 50 लीटर पेट्रोल और डीजल ही खरीद पाएगा। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं चीजों को, वो अधिकतम 200 लीटर तक फ्यूल एक दिन में परचेस कर सकते हैं। यह प्रावधान किया गया है। तो स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर है रॉबर्ट गोलोब। इन्होंने देश में पेट्रोल स्टेशन पर सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए फ्यूल राशनिंग की शुरुआत की है। फ्यूल राशनिंग को लागू किया है, सरकारी नियंत्रण में लिया है ताकि गवर्नमेंट ऑपरेट कर सके। एक्चुअल में इसका भी एक कारण है। देखिए, अगर हम स्लोवेनिया की कंडीशन देखें ना, तो ये इतना ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश नहीं है कि इसको फ्यूल की इतनी ज्यादा कमी हो। लेकिन क्योंकि इसके जो पड़ोसी देश है ना, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिया या इटली, यहां पर फ्यूल के प्राइस ज्यादा है। तो क्या होता है, क्योंकि यूरोपीय संघ के देश है अधिकतर, तो क्या होता है कि बाउंड्री पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होता नहीं है। तो इटली और ऑस्ट्रिया से जो लोग हैं ना, वो पेट्रोल और ईंधन के लिए आ जाते हैं स्लोवेनिया में। अब ये आ रहे हैं क्योंकि स्लोवेनिया में ईंधन का जो रेट है वो कम है। तो इससे क्या हो रहा है कि स्लोवेनिया के पास ईंधन की कमी आ रही है, तो इसने गवर्नमेंट कंट्रोल में ले लिया है फ्यूल को या ईंधन को। स्लोवेनिया यूरोपीय देश है, लजुब्लजाना इसकी कैपिटल है।
ठीक है, कैपिटल मैंने सही पढ़ी हो आई होप, लजुब लजाना, ठीक है। यूरो इसकी करेंसी है। प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट गोलोब है, अभी हमने बात की। यूरोपीय यूनियन का मेंबर बना था ये 2004 में। अब हम यहां पर यूरोपीय संघ की अगर बात कर लेते हैं तो यूरोपीय संघ में वर्तमान में 27 मेंबर देखने को मिलते हैं, उसमें से एक है स्लोवेनिया, है ना। थर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहां किया गया है? तो थर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल की अगर हम बात करते हैं तो इसका आयोजन किया गया है इम्फाल में। अब इम्फाल कहां आता है? तो इम्फाल आता है मणिपुर में। मणिपुर के कैपिटल है इम्फाल। यहां पर 2 दिवसीय थर्ड नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल का 2026 में आयोजन किया गया। देखिए यहां पर होता क्या एक्चुअल में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो समृद्ध विरासत है, जो उसका कल्चर है, उसको दुनिया तक पहुंचाने के लिए फिल्मों के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाया जाता है और मूवीज की स्क्रीनिंग की जाती है नॉर्मली जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट है उनकी मूवीज की स्क्रीनिंग की जाती है, अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। उद्देश्य यही है कि ग्लोबल लेवल पर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनकी कल्चर को प्रमोट किया जा सके, उनमें टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, इसलिए हर साल नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस बार ये तीसरा एडिशन है। इसमें 9 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी, नॉर्मली की गई है इस बार। मणिपुरी, असमीज, अलग अलग जो ट्राइबल लैंग्वेजेस की मूवी है उनकी भी यहां पर स्क्रीनिंग की गई। अब ये जो आयोजन है ना, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन मिलकर करवाते हैं। जैसे एक मणिपुर गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, एक तो ये हो गया, और ऑल मणिपुर फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन, ये मिलकर आयोजित करवाते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल का। इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इनका भी समर्थन प्राप्त है इस फेस्टिवल को। तो हर साल आयोजित किया जाता है। 8 राज्यों की फिल्में दिखाई जाती है, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इनकी जो लोकल लैंग्वेजेस की मूवीज है उनकी स्क्रीनिंग की जाती है ताकि प्रमोट किया जा सके ग्लोबल लेवल पर इन सभी राज्यों के कल्चर को, और ईस्ट जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा मिले, है ना। वहां पर जो बोल सकते हैं कि इकोनॉमी को बूस्ट देने में मदद मिले, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फिल्म उद्योग यहाँ पर अगर फल फूलेगा तो इन फ्यूचर डेवलपमेंट होगा। तो ये काफी सारे पर्पज से नए फिल्म मेकर को प्लेटफॉर्म मिले, नॉर्थ ईस्ट के कल्चर और सिनेमा को प्रमोट किया जा सके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, ये इससे फेस्टिवल को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। अब यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। देखो अवार्ड छोड़ देना, क्योंकि ये लोकल लैंग्वेजेस की मूवी है और इनको अवार्ड मिले तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर कुछ जो अवार्ड हैं अगर हम याद रख पाए तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड कॉलेज नाम की एक मूवी को दिया गया, फिल्म का अवार्ड कॉलेज नाम की एक मूवी को दिया गया। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म टॉय गन को दिया गया और बेस्ट डायरेक्टर मंजुल बरुहा को दिया गया। तो ठीक है, नाम पढ़ लेना। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये इंडियन गवर्नमेंट की एक एजेंसी या संस्था है जो कि फिल्म उद्योग को प्रमोट करने के लिए काम करती है पूरे देश में। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मुंबई में। क्योंकि जो भारतीय फिल्म उद्योग है नॉर्मली अधिकतर जो है वो मुंबई बेस्ड है, तो इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में देखने को मिलता है। आज आपको ऑफर ऑफ द डे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है आपके लिए। यहां पर आप सभी के लिए सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम लाया गया है, SIP 2.0। यहां पर देखिए जो आपके लिए सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है ना, ये आपका 90 डेज का स्टडी प्लान है ना। मेंटरशिप प्रोग्राम आपने सुना होगा, तो ये आपके लिए 90 डेज का स्टडी प्लान है जहां पर आपको 21,000 प्लस क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के। स्पेशली आप SSC के एग्जाम के लिए और किसी भी वनडे एग्जाम के लिए 90 डेज के इस प्लान को ज्वाइन कीजिए। देखिए क्या होता है कि 90 डेज जब आप इस सिस्टमेटिक प्लान पर चलेंगे ना, तो 90 डेज के बाद आप अपने इंप्रूवमेंट को चेक कीजिएगा। हर डे के साथ आपका जो लेवल है ना क्वेश्चन का वो बढ़ता जाएगा। इसमें 21,000 प्लस आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 30 आपको फुल लेंथ टेस्ट यहां पर दिए जाएंगे।
जितने भी आपको सब्जेक्ट पूछे जाते हैं एसएससी, रेलवे और अदर एग्जाम में, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। काफी स्टूडेंट होते हैं, एग्जाम फियर होता है ना, एग्जाम के पेपर सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है, टाइम पीरियड के अंदर उनको उस पेपर को सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे केस में आपको ये जो प्रोग्राम है ये काफी मदद करेगा। फिक्स टाइमिंग में आप टाइमर लगाइएगा, अपने पेपर को सॉल्व कीजिएगा। यहां से आपके 90 डेज के पूरे प्रोग्राम के बाद जो आप में इंप्रूवमेंट होगा ना, आपका जो एग्जाम का फियर है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि सब्जेक्ट नॉर्मली सब पढ़ के जाते हैं, सबकी प्रैक्टिस होती है, लेकिन एग्जाम में, है ना, एट द पॉइंट क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। प्रेशर में आप कैसे कवर करोगे, कैसे टाइम के अंदर अपने पेपर को सॉल्व करोगे, इससे सीखने में आपको यहाँ पर काफी मदद मिलेगी। तो 90 डेज का स्टडी प्लान है, आप इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको हर्डल आता है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। ओके, तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम की, काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे फरवरी 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो यहां पर बात की जा रही है, आईसीसी हर मंथ के परफॉर्मेंस के आधार पर एक अवार्ड देती है, जिसे कहा जाता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। देखिए ईयरली अवार्ड भी आईसीसी देता है, ईयरली अवार्ड जब आते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। यहां पर मंथली परफॉर्मेंस के आधार पर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मार्च में जो अवार्ड दिया गया है वो फरवरी की परफॉर्मेंस के आधार पर दिया गया है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट होता है ना, मेंस और विमेन्स कैटेगरी, प्लेयर ऑफ द मंथ और प्लेयर ऑफ द मंथ विमेन, मेन और विमेन। तो यहां पर जो क्वेश्चन है आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ से है, किस मंथ के लिए? फरवरी मंथ के लिए अभी अनाउंस किया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। तो ये अवार्ड दिया गया है अरुंधति रेड्डी को, और ये इंडियन क्रिकेटर। तो फरवरी मंथ के लिए आईसीसी विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड अरुंधति रेड्डी को हाल ही में दिया गया। देखिए फरवरी के परफॉर्मेंस के आधार पर दिया जाता है। तो लास्ट मंथ फरवरी में ऑस्ट्रेलिया में जो T20 सीरीज खेली गई थी उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, और वो सीरीज इंडिया जीती थी ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से। ऑस्ट्रेलिया को हमने 2-1 से हराया था उनके घर में जाकर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर। तो इनका परफॉर्मेंस जो है काफी दमदार रहा था अरुंधति रेड्डी का। इन्होंने इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लिए, 3 मैचेस में 8 विकेट अपने नाम किए और करियर बेस्ट दिया 22 रन देकर 4 विकेट का। इसीलिए अरुंधति रेड्डी को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है फरवरी मंथ के लिए। सेकंड आता है मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। अगर हम मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करते हैं फरवरी के लिए, तो ये पाकिस्तान के ओपनर है साहिबजादा फरहान। इनको दिया गया फरवरी में इनके परफॉर्मेंस के आधार पर। जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था ना, उसमें इनका परफॉर्मेंस काफी खतरनाक रहा था। हालांकि पाकिस्तान बहुत पहले बाहर हो गई थी, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के सिंगल एडिशन में इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। 383 रन इन्होंने बनाए थे, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा था। ओके, और एक ही वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरी बनाने वाले T20 वर्ल्ड कप में पहले बैट्समैन बने हैं साहिबजादा फरहान। तो इनको दिया गया है मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड फरवरी के लिए, और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया अरुंधति रेड्डी को। आईसीसी के बारे में आप सभी को पता है, पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट खेलों को रेगुलेट करने वाली संस्था है। स्थापना 1909 में की गई थी, यूएई के दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, और जय शाह इंडिया ने आईसीसी के अध्यक्ष के पद पर। देखिए ये तो हो गया फरवरी मंथ के लिए। अगर हम जनवरी मंथ की बात करें कि जनवरी मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ कौन थे, तो जनवरी मंथ में डेरियल मिशेल ये प्लेयर ऑफ द मंथ थे, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। और शोभना मोस्तारी ये बांग्लादेश के प्लेयर है, विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ रही है फरवरी मंथ के लिए। तो ये फरवरी के जनवरी के, फरवरी में अनाउंस किया गया था, जनवरी के लिए दिया गया है इन दोनों को, और फरवरी के लिए अभी हमने डिस्कस किया, मार्च में उनको अनाउंस किया गया है। दास्ता और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
हर साल कब मनाया जाता है? इंग्लिश में देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। ये डे है, नाम इसका थोड़ा बड़ा है पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित है। इसे मनाया जाता है हर साल 25 मार्च को। पुराने समय में क्या होता था कि ज्यादा भी पुरानी बात नहीं है, 100 साल पहले चले जाएं, 50 साल पहले चले जाएं, तो यूरोप में, अमेरिका में काम करने के लिए दास बना लिए जाते थे, मजदूरों को लेके जाया जाता था अफ्रीका से सबसे ज्यादा, और एशिया के भी कुछ देशों से। तो उनके सम्मान में, मतलब क्योंकि उनका बहुत शोषण हुआ है उस टाइम पीरियड में, ह्यूमन राइट थे नहीं, जो पावरफुल देश है अपने अकॉर्डिंग उसको यूज करते थे, शोषण किया जाता था लोगों का। तो ऐसे लोग, जो कि लाखों लोग, मैन विमेन बच्चे, जो कि कभी दास बनाए गए थे, उनके सम्मान में यह डे मनाया जाता है। इस अमानवीय व्यापार के जो भी शिकार हुए थे, जो भी उनसे रेसिज्म या नस्लवाद देखने को मिला है, तो उन लोगों को सम्मानित करना और नस्लवाद और पूर्वाग्रह के खतरों के प्रति लोगों को अवेयर करना, यह मुख्य उद्देश्य है इस डे को मनाए जाने का। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। नाम बड़ा है पर याद रखिएगा, 25 मार्च को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2007 में इस डे को मान्यता दी थी और पहली बार यह 2008 में मनाया गया था। स्लेव ट्रेड अटलांटिक ओशन में अफ्रीकी देशों से काफी जो लोग हैं, क्योंकि अफ्रीकी देश, क्या आपको पता है, जो कलर है उनका काला है, तो वहां से उनसे भेदभाव भी काफी किया जाता था क्योंकि उनका कलर काला है। तो ये एक भेदभाव नस्ल के आधार पर जो किया जा रहा है, रंग के आधार पर जो किया जा रहा है, और फिर उनका शोषण अलग होता था। तो इसी के प्रति देश को अवेयर करना, वर्ल्ड को अवेयर करना और इन लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से ये डे मनाया जाता है 25 मार्च को। कल हमने एक डे पढ़ा था, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड टीबी डे। ये कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा, कल हमने डिस्कस किया था। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 को पार्लियामेंट में किसने रखा है? तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बिल अभी लाया गया है, इसे पार्लियामेंट में पेश करा है भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने। यह है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बिल 2026। देखिए क्या था कि अभी तक भारत में जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, नॉर्मली 5 फोर्स आते हैं इसमें, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी। होता क्या है कि इनके लिए जो कानून है ना, वो अलग अलग थे, कानून अलग अलग थे, रूल्स अलग अलग थे, तो इनको कंट्रोल करने में काफी प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसीलिए होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स बिल 2026 पेश किया गया है। उद्देश्य क्या है? सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए एक समान कानून बनाया जा सके, इसके लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जो जवानों के रिक्रूटमेंट है, प्रमोशन है, ट्रांसफर है, सर्विसेज है, इनसे जुड़े हुए सभी नियम एक जैसे हो जाएंगे सभी के लिए, पांचों बॉडी के लिए, पांचों बलों के लिए। तो इसे अभी लाया गया है। वैसे देखिए एक विवाद जो है ना, इसको लेकर पुराना है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था, उसको भी पलटा जा रहा है इस एक्ट के माध्यम से। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में बोला था कि भैया जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है ना, उनके अधिकारियों को जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज का पूरा दर्जा मिलना चाहिए। और क्या होता था कि आईपीएस अधिकारी को जो उनकी डेप्यूटेशन है, जो प्रतिनियुक्ति है, उसको उच्च पदों पर धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए। मतलब आईपीएस को पोस्टिंग देने से अच्छा है उच्च पदों पर जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के ही जो दूसरे अधिकारी है ना, उनको ही ऊपर पदोन्नत किया जाना चाहिए और उन्हीं के द्वारा मतलब उच्च पदों पर उनको रहना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कम किया जाना चाहिए, कम किया जाए, लेकिन अब प्रॉपर क्योंकि रूल्स नहीं थे ऐसे कोई, तो आईपीएस ही नॉर्मली जो बड़े पद होते हैं, जैसे देखो इंस्पेक्टर जनरल और एडीजी या फिर जो अदर बड़े बड़े पद हैं, डीजी, इन पदों पर, स्पेशल डीजी का जो पद है ना, तो इन पदों पर अधिकतर आईपीएस होते थे। तो आईपीएस डायरेक्ट पोस्टिंग के द्वारा वहां पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है ना, इन्हीं के अधिकारियों को आप ऊपर रिक्रूट करो।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तो केवल उनका एक आदेश नहीं दिया था डायरेक्ट, पर उन्होंने बोला था रिक्रूट किया जाना चाहिए। पर अब जो पार्लियामेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो बिल आई है, इसमें डायरेक्ट ये चीज कर दी गई है कि आईपीएस की ही नियुक्ति ऊपर अधिकतर की जाएगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है कि आईपीएस की नियुक्ति से उन्हें अलग अलग राज्यों में कोऑर्डिनेशन में काफी आसानी होती है, कोऑर्डिनेट करने में काफी आसानी होती है। तो अब जो बिल लाया गया ना, उसमें ये किया गया है कि इंस्पेक्टर जनरल के 50% जो पद है वो, एडीजी के कम से कम 67% पद, स्पेशल डीजी के 100% पूरे पद आईपीएस अधिकारियों के द्वारा ही भरे जाएंगे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप आईपीएस की नियुक्ति मत करो, इन पदों पर धीरे धीरे कम करो। तो ये अधिकतर पद आईपीएस द्वारा ही, आईपीएस अधिकारियों से ही नियुक्त किए जाएंगे या भरे जाएंगे, ये कह दिया गया है इस बिल में। अब इसे पार्लियामेंट में लाया गया है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट था और सेंट्रल गवर्नमेंट जो बिल लाई है उसमें क्या प्रावधान है। और सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक ये भी कहना है कि हम रेगुलेट कर रहे हैं, और जो अलग अलग प्रक्रिया थी जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए, तो उनके लिए हम प्रॉपर एक बिल लेकर आ रहे हैं और उन सभी को एक साथ रेगुलेट करेंगे, ताकि कोई भी कानून अलग अलग ना हो इनके लिए और नियमों में कोई भी ऐसा कंफ्यूजन ना हो। तो ऐसा कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ही कार्य करता है। मुख्य रूप से भारत की इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी पर ये काम करते हैं। 5 बल होते हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं। हाल ही में स्थापित नेशनल डेंटल कमीशन का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल डेंटल कमीशन, इसके पहले चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है डॉक्टर संजय तिवारी को। नेशनल डेंटल कमीशन, इसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर संजय तिवारी। पहले चेयरमैन मतलब इस संस्था का गठन अभी हुआ है 19 मार्च 2026 से इसने अपना काम करना शुरू किया। इसके पहले एक दूसरी संस्था थी जिसका नाम था डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसको रिप्लेस किया है नेशनल डेंटल कमीशन ने। तो गवर्नमेंट ने नेशनल डेंटल कमीशन, जो कि 19 मार्च 2026 से इसने काम करना शुरू किया, इसके पहले चेयरमैन अपॉइंट किए हैं डॉक्टर संजय तिवारी को। जो नया आयोग होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत कार्य करेगा। पुराना क्या था, नया क्या है, इसको समझना पड़ेगा। तो हम पहले पुराने की बात करते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, एक्चुअल में भारत में डेंटल एजुकेशन, डेंटिस्ट को रेगुलेट करने वाली ये संस्था थी। एक एक्ट था डेंटिस्ट एक्ट 1948 का, और उसी के आधार पर ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनी थी, 1949 में गठित हुई थी। डीसीआई, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का काम था जो डेंटल कॉलेजेस हैं उनको अप्रूव करना, डेंटिस्ट का रजिस्ट्रेशन करना, डेंटल एजुकेशन का स्टैंडर्ड, उनके सिलेबस को रेगुलेट करना। ठीक है, तो अब 2026 में इस संस्था का स्थान ले लिया है डीसीआई ने। ओके, नेशनल डेंटल, डीसीआई को रिप्लेस किया है नेशनल डेंटल कमीशन ने। अब नेशनल डेंटल कमीशन को गठित करने का गवर्नमेंट का आधार है कि और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके सिस्टम में। जो रेगुलेशन का जो सिस्टम है, जो काम पुरानी संस्था करती थी, उसको और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया जा सके, इसीलिए बनाया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन के तहत नई संस्था को नेशनल डेंटल कमीशन के नाम से। और यह संस्था क्योंकि अभी बनी है 19 मार्च 2026 को, तो इसके पहले चेयरमैन की बात होगी, और ये बने हैं कौन? डॉक्टर संजय तिवारी। इजी, तो आई होप समझ में आया होगा। आगे आते हैं, बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है काकाडू 2026 किस देश में आयोजित किया गया है? मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज काकाडू, यह आयोजित करवाता है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑब्वियस सी बात है ऑस्ट्रेलिया इसका आयोजन करवाता है। यही पूछा है किस देश में आयोजित किया गया, तो इसका आयोजन भी ऑस्ट्रेलिया में ही किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ही काकाडू मैरीटाइम एक्सरसाइज को लीड करता है। मल्टीपल कंट्रीज यहां पर पार्टिसिपेट करती है, इंडिया ने भी यहां पर पार्टिसिपेट किया है। इंडिया की ओर से हमारा जो आईएनएस नीलगिरी युद्धपोत है ना, इसने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज काकाडू 2026 में भाग लिया है। एक्सरसाइज इंडो पैसिफिक रीजन में कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए, इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा करने के लिए, और सभी देशों के बीच में जो कि इसमें भाग ले रहे हैं उनके बीच में तालमेल बिठाने के लिए आयोजित की जाती है।
कॉपरेशन मजबूत किया जा सके, सभी देश जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनकी सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सके इंडो पैसिफिक रीजन में। इस उद्देश्य से काकाडू मैरीटाइम एक्सरसाइज को ऑस्ट्रेलिया लीड करता है और ऑस्ट्रेलिया ही इसका आयोजन करता है। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के 18 से ज्यादा देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इस बार 20 से ज्यादा वेसल्स ने यहां पर भाग लिया है। इंडिया की ओर से आईएनएस नीलगिरी को भेजा गया था। 2 साल में एक्सरसाइज काकाडू का आयोजन किया जाता है। शुरुआत की गई थी 1993 में। पहले कुछ देश इसमें शामिल हुए थे, फिर धीरे धीरे बढ़ गए। अब 18 से ज्यादा देश यहां पर पार्टिसिपेट करते और ऑस्ट्रेलिया की जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी है इसको लीड करती है। हर 2 साल में एक बार आयोजन किया जाता है ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सके सदस्य देशों के बीच में। यहां पर आईएनएस नीलगिरी का नाम आया है क्योंकि ये हमारा वेसल है, तो हम इसकी बात करें। हमारा आधुनिक युद्धपोत है, प्रोजेक्ट 17A के तहत इसे बनाया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया था, प्रोजेक्ट 17A के तहत। किस राज्य ने हाल ही में निंगोल वन पहल लॉन्च की है जो वन संरक्षण से संबंधित है या वन संरक्षण को बढ़ावा देती है? तो इनिशिएटिव का नाम क्या है? निंगोल वन इनिशिएटिव, और यह शुरू किया है मणिपुर राज्य ने। यहां पर देखिए मणिपुरी लैंग्वेज में जो निंगोल वर्ड है ना, वो महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है। तो निंगोल वन इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है पता है? वन संरक्षण में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सके। फॉरेस्ट कंजर्वेशन और बायोडायवर्सिटी की रक्षा के लिए महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए मणिपुर गवर्नमेंट ने निंगोल वन इनिशिएटिव की शुरुआत की है। अभी नेशनल फॉरेस्ट डे मनाया गया था, बस उसी समय इसे अनाउंस किया गया है मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए मणिपुर का 74% जो हिस्सा ना वो पूरा फॉरेस्ट कवर है। अब वहां पर फॉरेस्ट से महिलाओं की आमदनी भी बढ़ाई जा सके और वन संरक्षण में महिलाओं का योगदान भी बढ़े, यह उद्देश्य इस नए इनिशिएटिव का। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि वन धन विकास केंद्र जो है इसके तहत खाने पीने की चीजें बनाने वाले 11 छोटे छोटे कारखाने लगाए हैं, है ना। अब ये जो खाने पीने की चीजें ना, ये कहां से मिलेगी? ये मिलेगी जंगल से। और ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट का मणिपुर का वन धन विकास केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो इसी के तहत 11 छोटे कारखाने जो माइक्रो यूनिट्स हैं वो शुरू की है गवर्नमेंट ने, और इनमें से अधिकतर 95% से ज्यादा महिलाओं के कंट्रोल में। इवन जो वन धन विकास केंद्र होते हैं ना, 95% से ज्यादा विमेन ही चला रही है। इसमें होता ये कि जंगल से मिलने वाली जो चीज है खाने पीने की, उनका ट्रेड किया जाता है, नए प्रोडक्ट बनाकर बेचे जाते हैं। फल, शहद, जड़ी बूटियां, इनको नया मैन्युफैक्चर किया जाता है नई तरीके से और इनको बेचा जाता है। अब इससे होगा ये कि महिलाओं को उनकी आमदनी मिलेगी और महिलाओं के द्वारा वनों का संरक्षण भी किया जा सकेगा वन क्षेत्र में रहकर। तो ये वन धन विकास केंद्र है जो कि मणिपुर का एक मॉडल है, और मणिपुर में ही इसी के तहत निंगोल वन इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन, अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? अनलाइकली पैराडाइज, इस बुक को लिखा है संजय रावत ने। संजय रावत का नाम सुना होगा, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ही फेमस व्यक्ति है ना, काफी सुर्खियों में भी रहते हैं संजय रावत। तो अनलाइकली पैराडाइज इनकी बुक है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। वैसे देखिए इसका जो मराठी एडिशन था ना, ये मराठी में लिखी गई थी मूल रूप से संजय रावत के द्वारा। तो संजय रावत का यहाँ पर इमेज नहीं आई है। तो अनलाइकली पैराडाइज को मूल रूप से मराठी में लिखा गया था और ये 2025 में प्रकाशित हो चुकी थी। अभी इसको इंग्लिश में, इसका जो एडिशन है इंग्लिश एडिशन, उसको लॉन्च किया गया है। काफी बड़े बड़े नेता आए थे लॉन्चिंग पर, ठीक है, जैसे अरविंद केजरीवाल और काफी लोग आए थे। तो शिवसेना पार्टी के बड़े नेता है संजय रावत, राज्यसभा के एमपी है। इन्होंने 2025 में इनके जो जेल में इन्होंने जो समय बिताया है, ऑथर रोड जेल में ये बंद थे। एक मामला था इनका, ईडी की कार्रवाई थी इनके ऊपर, तो इन्हें 2022 में गिरफ्तार किया गया था ईडी की कार्रवाई में संजय रावत को। तो इनका जो जेल का एक्सपीरियंस था उसके बारे में कई महीने इन्होंने जेल में, ऑथर रोड जेल में बिताए थे, तो उसी अनुभव को अपने इस बुक में साझा किया है संजय रावत ने। और इसके अलावा
जगदीप धनखड़ के बारे में भी कुछ चीजें अपने इस बुक में लिखी है इन्होंने, कुछ आरोप है इनके उन पर। तो अपनी इस बुक में उनकी भी बात की है, जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति थे भारत के। तो इस तरीके से एक तो मेनली तो उनकी जेल की जो यात्रा है उसी पर बेस्ड ये कहानी है, ये बुक है, जिसको नाम दिया गया है अनलाइकली पैराडाइज। तो संजय राउत की बुक है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसके एक बहुत ही बड़े नेता है, याद रहेगा। मूल बुक मराठी भाषा में, अभी इसका इंग्लिश एडिशन लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। तो यहां पर 25 मार्च के हमारे सभी करंट अफेयर हमने इजीली डिस्कस किए। कल मैंने एक बुक पढ़ाई थी, उसको भी याद रखना, कैलाश सत्यार्थी की बुक थी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, कैलाश सत्यार्थी की बुक है, ये हमने डिस्कस की थी, ये भी रिसेंटली लॉन्च की गई है, तो इसको भी याद रखना। नोबेल पीस प्राइज विनर है कैलाश सत्यार्थी, 2014 में इनको शांति का नोबेल दिया जा चुका है। तो 25 मार्च के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हम लास्ट डे की करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो रैंक है इंडिया की 13 2026 के इंडेक्स में। सरकार ने 300 इलीगल गैम्बलिंग और बेटिंग वेबसाइट एप्स को प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत बैन किया है। यह एक्ट किस वर्ष लाया गया था? तो 2025 में। वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? अभी हमने डिस्कस भी किया था, यह मनाया जाता है 24 मार्च को। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए कौन सी नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है? तो यह है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 2.0। भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एकीकृत इस्पात संयंत्र की आधारशिला अनाकापल्ली आंध्र प्रदेश में रखी गई है। सरहुल महोत्सव झारखंड राज्य में मनाया जाता है। ये 22 मार्च 2026 को बिहार ने अपना 114वां फाउंडेशन डे मनाया है, 114th फाउंडेशन डे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुरू किया गया प्रारंभ 2026 कैंपेन इनकम टैक्स एक्ट 2026 के अवेयरनेस से संबंधित है। इंदिरा अम्मा परिवार जीवन बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई? तो इसे लॉन्च किया है तेलंगाना सरकार ने। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? भारत में पहला एलपीजी एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया? तो यह हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर हो गए, हमारे रिवाइज हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में इंडिया को 116वीं रैंक पर रखा गया। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में। डेविस कप का संबंध है टेनिस से, टेनिस की प्रतियोगिता है डेविस कप। तो ये हमारे करंट अफेयर कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है? अष्टदिग्गज किस प्रसिद्ध राजा के दरबार के 8 कवियों का समूह है? और दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है जो कि साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है? रशिया के साइबेरिया में। ये तीनों क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। और सेशन पसंद आया हो लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट जरूर कीजिएगा बिना गूगल किए। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।